हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। स्वागत है आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट के आखिरी लेक्चर में, आपके बैच अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक में। तो बेटा जी, हम लोगों ने पहले लेक्चर से इस जर्नी को शुरू किया था जहां हमने समझा था कि मोल का अर्थ क्या है ना। मोल वर्ड से हम समझते क्या है, मोल क्या बताता है हमको, और वहां से चलते चलते मोल, मास, नंबर, एसटीपी का वॉल्यूम, चीजें कवर करते 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 स्टोइक्योमेट्री पे पहुंचे। फिर स्टोइक्योमेट्री के बहुत सारे केसेस हमने देखे, कंबशन देखा, मिक्सचर वाली प्रॉब्लम्स देखे, सीक्वेंशियल रिएक्शन देखा, नॉर्मल मास मोल वॉल्यूम कन्वर्जन देखा। आज हम लोग स्टोइक्योमेट्री का आगे का पड़ाव डिस्कस करेंगे और चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय। चैप्टर को क्या करेंगे भाई? टाटा बाय बाय। सही है जी। तो ओके, ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या बात करनी है आज। आज का लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट। आज हम लोग बेटा जी बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिक्स केसेस की, जिसमें पहला केस आज होने वाला है परसेंटेज यील्ड। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा परसेंटेज यील्ड की, उसके बाद मैं बात करूंगा परसेंटेज प्योरिटी की। ऑब्वियसली क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे सारी बातें। उसके बाद मैं बात करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट की, उसके बाद मैं बात करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट की। तो बेटा आज का मेरा बड़ा सोबर सा सिंपल सा प्लान है, क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जो इन सब चीजों पे आधारित हो। ठीक है साहब, एक एक करके शुरू करें। आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चंस का, एक एक करके अलग अलग केसेस के। तो अगर मैं पहला केस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, अगर मैं पहला केस स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा केस है परसेंटेज यील्ड, मेरा केस है परसेंटेज यील्ड। अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज यील्ड का अर्थ क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज यील्ड का अर्थ क्या होता है, तो बेटा यील्ड का मतलब होता है खपत। खपत बोले तो कि भाई मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मैंने 20 रुपए ही खर्च किए, 80 रुपए बचा लिए। क्लियर है? तो मेरी परसेंटेज यील्ड क्या हो गई? 20/100 इंटू 100। 20% खपत हुई, 80% मेरे पास बच गया। सही है। सपोज करो आपके पास में 15 टी शर्ट्स हैं, ठीक है, आपके कबर्ड में 15 टी शर्ट्स रखी हैं, पर कहीं आना जाना होता है, जो भी होता है वही गिनी चुनी घिसी पिटी 3-4 टी शर्ट्स ही पहनते हो। तो बची हुई 11 है, वो अभी तक नई की नई पड़ी है, यूज ही नहीं हो पा रही है, अनटच्ड है। तो खपत क्या हुई है? 4/15 इंटू 100। 4 टी शर्ट आपकी यूज हुई, 15 टोटल थी, इंटू 100। तो बेटा इस तरीके से परसेंटेज यील्ड निकाली जाती है। किसके लिए? कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, तो अभी तक तुम क्या करते हो? स्टोइक्योमेट्री से रिलेट कर करके प्रोडक्ट्स निकाल देते हो, स्टोइक्योमेट्री से रिलेट कर करके प्रोडक्ट्स निकाल देते हो। बट अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि स्टोइक्योमेट्री से रिलेट करके प्रोडक्ट्स निकालने के बावजूद एक्चुअल अमाउंट कितना खर्च होता है वो क्या है, एक्चुअल अमाउंट जो खर्च होता है वो क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा बेटा, ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला अगर नाइट्रोजन के मेरे पास 4 मूल हैं, अगर नाइट्रोजन के मेरे पास 4 मूल हैं, तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? अगर नाइट्रोजन के मेरे पास 4 मोल हैं, तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, ये मुझे बताना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के 4 मोल हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे मुझे बताना है। तो बेटा अभी तक ऐसे सवाल तो हम बहुत कर चुके, तीसरा लेक्चर है स्टोइक्योमेट्री पे। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो भाई सर सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो। हम ये कह सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है, डेटा गिवन है, तो सर हमको ये समझ में आता है कि 1 मोल नाइट्रोजन से स्टोइक्योमेट्री वाइज 2 मोल NH3 बन रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन से स्टोइक्योमेट्री वाइज 2 मोल NH3 बन रहा है।
अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो बेटा जी 4 मोल से कितना NH3 बनेगा? 8 मोल। 4 मोल से कितना NH3 बनेगा? 8 मोल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है। 4 मोल से कितना बनेगा? 8 मोल। बेटा ये तो सही है, 8 मोल बनना चाहिए, बट ये है जो होना चाहिए था, आइडियली होना चाहिए था। एक्चुअली क्या हो रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो बेटा जी सपोज करिए मैं आपको ये बोल दूं, सपोज इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, suppose if percentage yield of reaction is 40%. Suppose if percentage yield of reaction is 40%. Percentage yield of reaction is 40%. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना भी अमोनिया बन रहा है, परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन होती है। परसेंटेज यील्ड आपकी किसके लिए डिफाइंड होती है? प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपकी परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन होती है तो ध्यान से सुनना, आपके हिसाब से 8 मोल अमोनिया बनना चाहिए था, आपके हिसाब से 8 मोल अमोनिया बनना चाहिए था, परंतु परसेंटेज यील्ड 40% ही है। इसका क्या मतलब है कि 8 में से काम आने वाला कितना है? बन भले ही 8 रहा होगा पर काम आने वाला कितना है? केवल इसका 40%। तो हम बोलेंगे एक्चुअल मोल्स ऑफ NH3 यूज्ड, actual moles of NH3 used are 40% of this thing, are 40% of this thing, which is 3.2 mole, which is 3.2 mole। सही है। तो भले ही तुम्हारे 8 मोल बन रहे होंगे बट तुम्हारी खपत, तुम्हारे काम आने वाले, तुम्हारे यूज में आने वाले केवल कितने हैं? 3.2 मोल है। केवल कितने हैं भाई? 3.2 मोल। सही है। यानी कि अगर मैं यहां परसेंटेज यील्ड निकालूं, अगर मैं परसेंटेज यील्ड निकालूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्चुअल मोल्स अपॉन theoretical moles into 100, एक्चुअल मोल्स अपॉन theoretical moles into 100। ये क्या होता है? ये होता है बेटा जी आपका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। ठीक है। तो कभी कभी सवाल तुम्हें रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर परसेंटेज यील्ड दी है तो ये वाले मोल काम नहीं आएंगे, ये वाले मोल काम आएंगे। ठीक है। क्लियर है? पक्का जी? समझ आई बात? मतलब एक्चुअली कितने मोल्स यूज होते हैं टोटल में से, वो बात, और वो भी प्रोडक्ट के, क्योंकि परसेंटेज यील्ड टर्म का सिग्निफिकेंस ही प्रोडक्ट के लिए है। परसेंटेज यील्ड टर्म का सिग्निफिकेंस ही प्रोडक्ट के लिए है। समझ में आई क्या ये वाली बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करके देखिए एक, आओ इस पे सवाल करके देखते हैं, तब हमें ज्यादा फील आएगी, तब हमको ज्यादा फील आएगी क्वेश्चन करके कि हमसे कोई बात बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है। आओ ध्यान देते हैं, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सवाल आपको बोल रहा है calculate mass of CO2 produced, calculate mass of CO2 produced from decomposition of 5 mole chalk if percentage yield is 30%, if percentage yield is 30%। आपको CO2 का मास बताना है
ठीक है, जो 5 मोल चौक के डिकम्पोजिशन से बनता है, अगर अभिक्रिया, अगर रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 30% है. All right, let's check and think how will this question be solved. So you know the first thing is what? You need to know the formula of a chalk and you need to know the reaction जो chalk की decomposition के लिए यूज होती है. आपको चौक का फॉर्मूला चाहिए और आपको चौक की रिएक्शन चाहिए जो उसकी डीकॉम्पोजिशन में यूज होती है. तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे चौक होता है CaCO3. हम बोलते हैं बेटा चौक होता है CaCO3. अगर उसे हीट करते हैं तो हमारा बनता है CaO और CO2. अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. सही है, मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन आपके सामने है. जैसे ही आपने ये रिएक्शन लिखी, सवाल ने आपसे कहा क्या है? सवाल ने आपको इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दी है 30%. सवाल ने आपको परसेंटेज यील्ड दी है 30%. आपके पास है चौक का 5 मोल और आपसे पूछा है CO2 का मास. आपसे पूछा है CO2 का मास. ध्यान से देखिए, है ना, आपके पास रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 30%, आपके पास चौक के मोल्स है 5 और आपसे पूछा गया है CO2 का मास. क्या मास? एक्चुअल मास. क्या मास? एक्चुअल मास. कैलकुलेट एक्चुअल मास. ओके, क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, भले ही मास पूछा हो, भले ही एसटीपी पे इस गैस का वॉल्यूम पूछा हो, भले ही कुछ भी पूछा हो, मुझे एक ही काम आता है, मोल से मोल खेलना. दैट्स इट. अब जो एंड में पूछा होगा वो मैं कर दूंगा, है ना बेटा. पहले देखो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है. अगर मैं रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करता हूं, आप कहोगे सर ये रिएक्शन कैसे लिखी? बेटा कल सिखाया था, है ना. एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स ऑक्साइड और CO2 देते हैं. रिएक्शन बैलेंस है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन. अब अगर ऐसा है तो बेटा जी आपको दिख रहा होगा 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनता है. तो आप बोलेंगे 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनता है. अगर ऐसा है तो 5 मोल CaCO3 से 5 मोल CO2 बनता है. अगर 5 मोल CaCO3 से 5 मोल CO2 बनता है तो बेटा ये है थियोरेटिकल मोल ऑफ CO2 जो तुम्हारे बनने चाहिए थे. स्टोइकियोमेट्री से रिलेट करवा के तुमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो 5 मोल पे 5 मोल बनेगा. परंतु बने कितने वास्तव में? बने कितने वास्तव में? तो बेटा जी परसेंटेज यील्ड है 30%. तो तुम्हें पता है 30% किसके बराबर होगा? एक्चुअल मोल्स ऑफ CO2 अपॉन थियोरेटिकल मोल ऑफ CO2 इनटू 100. ये हो जाएगा फॉर्मूला. अगर ऐसा हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल मोल्स क्या हो जाएंगे? 1.5 मोल. एक्चुअल मोल्स क्या हो जाएंगे? 1.5 मोल. 5 मोल थियोरेटिकल है जिसमें से आपके काम के हैं 1.5 मोल. तो बेटा जो CO2 का तुम मास निकालोगे ना, वो कहां से आएगा? जो एक्चुअल मोल्स हैं CO2 के इनटू मोलर मास ऑफ CO2. जो एक्चुअल मोल्स हैं CO2 के इनटू मोलर मास ऑफ CO2. एक्चुअल मोल्स हैं 1.5 और मोलर मास है 44, यानी कि वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 44, दैट इज 66 ग्राम. तो हम बोलेंगे एक्चुअली 66 ग्राम CO2 जो है वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तुम्हारे हिसाब से होना तो चाहिए था कितना? 5 इंटू 44, बट एक्चुअली कितना होगा? जब इतना, क्योंकि जिस भी मशीन में ये रिएक्शन हो रही है उसकी परसेंटेज यील्ड इतनी है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है, वो इतने के हिसाब से बना सकती है प्रोडक्ट. सही बात है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. तरीका सेम है, बस मैं नए नए एलिमेंट्स ऐड करता जा रहा हूं. बेटा इससे भी बेहतरीन प्रोफाइल परसेंटेज यील्ड का कहां बनता है? सीक्वेंशियल रिएक्शन में. इससे भी बेहतरीन प्रोफाइल परसेंटेज यील्ड का कहां बनता है? सीक्वेंशियल रिएक्शंस में बनता है. जैसे अगर आप ध्यान से देखें,
जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास में क्वेश्चन है ये अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन है ये 2a प्लस 3b और इससे बन रहा है 4c प्लस 5d, है ना, ये रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है ये 3c प्लस 4e, इससे बन रहा है 5g प्लस 6f। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 70%, ऊपर वाली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 70%। ठीक है, आपको बताना है स्टार्टिंग विद नीचे वाली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 20%, स्टार्टिंग विद 7 moles of A find moles of, या हम लिखे find actual moles of G formed। आपने शुरुआत करी A के 7 मोल से, आपने शुरुआत करी A के 7 मोल से, आपको बताना है G के कितने मोल्स बनेंगे, जी के कितने मोल्स बनेंगे। आप बोलोगे सर ये परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक तो आप अभी लेके आए हो, तो इससे पहले आपने जो भी सवाल करवाए थे अगर उनमें कुछ चेंज होना होता तो बेटा जी ये बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें परसेंटेज यील्ड दी है तो आप प्रोडक्ट के लिए यूज कर लो, और अगर उसने परसेंटेज यील्ड नहीं दी है तो आप 100% मान लो, मतलब जितना बनेगा उतना का उतना खपेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में मैं ये चीज नहीं देता तो तुम कहते कि सर 5 मोल CO2 के बने हैं, उससे मास आ जाएगा, मतलब जितना बना पूरा का पूरा तुमने मान लिया यूज हो गया। बट अगर अभी तुम्हें परसेंटेज यील्ड लिख के दी है तो तुम ये कह सकते हो कि जितना बनेगा उसका केवल 30% ही यूजेबल है, जितना भी बनेगा उसका केवल 30% ही यूजेबल है। सही बात है ना? ठीक है जी, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं 2a प्लस 3b, इससे बन रहा है 4c प्लस 5d, दूसरी रिएक्शन है 3c प्लस 4e, इससे बन रहा है 5g प्लस 6f, और आपको दोनों ही रिएक्शंस में परसेंटेज यील्ड दी हुई है, ऊपर वाले में 70%, नीचे वाले में 20%। सवाल कह रहा है अगर आपने 7 मोल A से शुरुआत करी तो G के कितने मोल बनेंगे, 7 मोल A से शुरुआत करी तो G के कितने मोल बनेंगे। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, इसका डेटा दिया है, इसका डेटा पूछा है, यही तो बात है, यही तो बात है, मानते हो? मेरे साथ साथ बोलो, है ना, यही तो बात है। उसका डेटा दिया है, इसका डेटा पूछा है। करते कैसे थे सीक्वेंशियल रिएक्शन? मैंने आपको कल एक बात बताई थी, आइडेंटिफाई द कॉमन पार्ट, आइडेंटिफाई द कॉमन पार्ट। तो आप देखोगे कि अगर दोनों रिएक्शंस को ध्यान से नोट करो तो हमारे पास जो C है वो क्या है, कॉमन पार्ट। हमारे पास जो C है वो क्या है, कॉमन पार्ट। अगर C कॉमन पार्ट है तो ऊपर आपको जो A का डेटा दिया है उससे C का डेटा निकालोगे और फिर C के डेटा से G का डेटा निकालोगे, तब जाके आंसर बनेगा, तब जाके आंसर बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे ऊपर वाली रिएक्शन में 2 मोल A से 4 मोल C बनता है, 2 मोल A से 4 मोल C बनता है ना। अगर 2 मोल A से 4 मोल C बनता है स्टोइक्योमेट्री वाइज, तो आप बोलोगे 1 मोल A से 2 मोल C बनेगा। अगर 2 मोल A से 4 मोल बनेगा तो 1 मोल से 2 मोल बन जाएगा। 1 मोल A से कितना मोल C बनेगा, 2 मोल। अगर 1 मोल A से 2 मोल C बनेगा तो बेटा जी C के मोल्स तो बन गए, तुम्हारे पास कितना है, 7 मोल। हम क्या बोलेंगे,
7 मोल ए से 14 मोल सी बन जाएगा। 7 मोल ए से 14 मोल सी बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2 मोल ए से 4 मोल सी बनता है, तो 1 मोल ए से 2 मोल सी बनेगा, तो 7 मोल ए से 14 मोल सी बनेगा। इतना सी बनेगा कैसे? थियोरिटिकली। परंतु तुम्हें परसेंटेज यील्ड दी है भाई। अगर परसेंटेज यील्ड दी हुई है स्टेप 1 की, तो हम बोलेंगे 70% किसके बराबर है? सी के एक्चुअल मोल्स अपॉन सी के थियोरेटिकल मोल कितने हैं? 14 इंटू 100। सी के एक्चुअल मोल्स अपॉन सी के थियोरेटिकल मोल है 14 इंटू 100। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका सी के एक्चुअल मोल्स कितने आएंगे? आपके सी के एक्चुअल मोल्स आएंगे 70 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। 70 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। सही है जी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास मोल्स कितने आ गए? 9.8 मोल्स। हमारे पास सी के एक्चुअल मोल्स कितने आ गए? 9.8 मोल। ये बेटा अभी तक मैंने सिर्फ स्टेप 1 सॉल्व किया है, सिर्फ पहली रिएक्शन सॉल्व की है, और तुम देख पा रहे हो कि मैंने सी के मोल निकाले। ये सी के वो मोल होंगे जो सेकेंड रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये सी के वो मोल होंगे जो सेकेंड रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड होंगे। यानी कि ये सी के एक्चुअल मोल्स आ गए जो आगे काम आएंगे। अब आप अगला स्टेप देखिए। सी का डेटा पता हो, जी का डेटा निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे? स्टोइक्योमेट्री वाइज आप बोलोगे 3 मोल सी से 5 मोल जी बन रहा है। 3 मोल सी से 5 मोल जी बन रहा है, तो बेटा जी 1 मोल सी से कितना जी बनेगा? 5/3 मोल जी बनेगा। 1 मोल सी से कितना जी बनेगा? 5/3 मोल जी बनेगा। तो सी के कितने मोल्स हैं आपके पास में? 9.8 मोल। बेटा इस बात को ध्यान से समझना, सी के 9.8 मोल्स हैं, तो जी के कितने मोल्स आएंगे भाई? इतने आ जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लूं तो बुरा मानोगे क्या? मैंने बोल दिया इसको लिख देते हैं ये, उससे क्या कट आसानी से जाएगा। हमने बोला ये लिख देते हैं, कट आसानी से जाएगा। इसको 3.3 लिखा, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16.5 मोल जी। ये क्या आ जाएगा? 16.5 मोल जी, है ना। अगर ये आ जाएगा 16.5 मोल जी, आपसे पूछे भी जी के मोल्स हैं, परंतु क्या ये आंसर होगा? नहीं, क्योंकि बेटा सेकेंड रिएक्शन की भी तो परसेंटेज यील्ड दी हुई है। सेकेंड रिएक्शन की भी तो परसेंटेज यील्ड दी हुई है, वो भी कितनी? 20%। तो आप बोलोगे जी के एक्चुअल मोल्स अपॉन जी के थियोरेटिकल मोल्स इंटू 100। जी के एक्चुअल मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स इंटू 100। तो हम बोलेंगे यहां से जी के एक्चुअल मोल्स कितने आ जाएंगे? 20 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 100 कटेगा 5 टाइम, इससे ये कटेगा 5 3 जा 15, 1 बनेगा, पॉइंट लगा के 5 नहीं 5 3 जा, तो आंसर क्या आएगा? 3.3 मोल्स। ये आएगा फाइनल आंसर जो हमारा होना चाहिए। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया है। पहले मैंने फर्स्ट रिएक्शन को यूज करके सी के मोल निकाले, वो भी एक्चुअल निकाले, परसेंटेज यील्ड लगा के, फिर उन मोल्स को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लाया, फिर यहां स्टोइक्योमेट्री लगा के जी के मोल्स निकाले, वो भी कौन से है? थ्योरेटिकल वाले, फिर उसका परसेंटेज यील्ड लगा के एक्चुअल मोल निकाला, आंसर आ गया। चेक करो तो, चेक करो तो, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ भाई। यस, हाँ जी, ध्यान से देख लो सवाल।
आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है पक्का जी? मैं चलूं आगे? सोच लो। ठीक है भाई, अगर तुम लोग कह रहे हो तो चल लेते हैं आगे, क्या ही दिक्कत है ना? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आइए, अगर बच्चों ने कह दिया कि सर आगे चलो तो फिर आगे चलते हैं। परसेंटेज यील्ड के हमने केसेस देखे, बाकी आपको और अच्छे सवाल मिलेंगे इसके जब आप करोगे क्या चीज, डीपीपी सॉल्व, मॉड्यूल सॉल्व। तरीका वही है, बस हाँ खपत को यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। और अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो आप 100% मान लो अपनी तरफ से, ठीक है? तो ये चीज हम नोट पॉइंट डाल के यहाँ लिख लें तो बढ़िया रहेगा ना यार। अगर नोट पॉइंट डाल के लिख लें तो बढ़िया रहेगा, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। If no data about percentage yield, if no data about percentage yield is given in question, if no data about percentage yield is given in question, then in that case, assume it to be 100%. Then in that case, assume it to be 100%. ओके, कुछ नहीं मेंशन्ड है तो आप 100% मान के सॉल्व कर लेंगे, है ना जी? बहुत बढ़िया। परसेंटेज यील्ड एक टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया, हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करे। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। बेटा परसेंटेज प्योरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? परसेंटेज प्योरिटी पूछा जाने लगा है, पहले इतना नहीं पूछा जाने लगता था, बट आजकल पूछा जाने लगा है। जेई में भी, नीट में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, ट्रिक इतनी सी है जैसे परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइंड होता है, परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड होता है। जैसे परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइंड होता है, परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइंड होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनना, हम ये बोलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर तुम बात करते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर तुम बात करते हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिएक्टेंट का प्योर मास है जो यूज होता है। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमेशा किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्योर मास यूज होता है, ठीक है? हम यहां लिखें, इन एनी केमिकल रिएक्शन, in any chemical reaction only pure mass of any reactant will be used. Only प्योर मास ऑफ एनी रिएक्टेंट विल बी यूज्ड। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंट का जो भी मास तुम लोग ले रहे हो ना, वो प्योर मास होना चाहिए। रिएक्टेंट का जो भी मास तुम लोग कंसीडर कर रहे हो वो प्योर मास होना चाहिए। सर प्योर मास होना चाहिए से क्या मतलब है? प्योर मास होता नहीं है क्या? बेटा जी आप देखो, अगर सवाल ने आपसे पूछी है परसेंटेज प्योरिटी, तो अंडरस्टूड है कि शायद वो प्योर नहीं है, तभी पूछा है, ठीक है? तो आपको प्योर मास निकालना आना चाहिए। क्लियर है? पक्का जी? बहुत बढ़िया। इसका मैं फॉर्मूला वैसे बताता नहीं हूं बच्चों को, बट अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन है तो सुन लो। ऐसा जिसके फॉर्मूले का कुछ काम नहीं है, कॉमन सेंस से सवाल होता है, बट स्टिल अगर आपको किसी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करनी है तो हम बोलते हैं प्योर सब पार्ट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। प्योर पार्ट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है? प्योर पार्ट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये होती है परसेंटेज प्योरिटी। क्वेश्चन देखोगे ना तो ज्यादा आइडिया लगेगा क्या होता है। सही है? ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन करते हैं इसका
एक क्वेश्चन करते हैं इसका, उससे हमें ज्यादा बेहतर चीजें समझ आएंगी। देखिएगा, आसान सा सवाल होगा बस। हाँ, अगर ये जो लाइन मैंने लिखी है अगर वो ध्यान रख लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनना ध्यान से, हम कहते हैं 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। बेटा जो मैं लिखता जा रहा हूं ना, खुद अपने आप फटाफट रिएक्शन लिखते जाओ, ठीक है? पढ़ के रिएक्शन लिखते जाओ अपने वर्ड्स में। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give CO2 and 8 gram MgO. To give CO2 and 8 gram MgO. Calculate percentage purity of MgCO3 sample. Calculate percentage purity of MgCO3 sample. ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 84% तीसरा ऑप्शन है 75% और आखिरी ऑप्शन है 96%। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। यस, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, मैं कहूंगा रिएक्शन लिखो ध्यान से, बाकी चीजें अपने आप समझ आने लग जाएंगी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, रिएक्शन देखो और चीजें समझ आने लग जाएगी। इतने में हम पीते हैं फटाफट से जल, इतने में हम पीते हैं फटाफट से जल। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, MgCO3 को हीट किया है, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास रिएक्शन क्या है? MgCO3 को हीट किया है, MgO बना और CO2 बना। MgCO3 को हीट किया है, MgO बना और CO2 बना। कितना MgCO3 है? 20 ग्राम। कितना MgCO3 है? 20 ग्राम। अच्छा जी, आपसे सवाल ने कहा है कि जब इसको हीट किया तो आपके पास CO2 बना, कोई डेटा नहीं दिया, इग्नोर। 8 ग्राम MgO बना। कितना ग्राम MgO बना? 8 ग्राम। अच्छा, सवाल आपको कह रहा है बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या है सैंपल की। अब बेटा, अगर ये 20 ग्राम का 20 ग्राम MgCO3 प्योर होता तो परसेंटेज प्योरिटी 100% होती। क्या कोई भी ऑप्शन 100 है यहाँ पे? क्या कोई भी ऑप्शन 100 है यहाँ पे? नहीं है। अगर कोई भी ऑप्शन 100 नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि ये सैंपल इम्प्योर है। ये जो 20 ग्राम है ये क्या है? टोटल मास है, ये इम्प्योर है। अभी इसमें इम्प्योरिटीज है, मुझे पता करना होगा कि प्योरिटी कितनी है, कितना प्योर मास है। कैसे पता करेंगे? अज्यूम करके। क्या अज्यूम करके? देखिएगा, हमने माना let us assume that we have x gram MgCO3. Let us assume that we have x gram MgCO3. मेरे पास कितना MgCO3 है? x ग्राम, which is pure. Which is pure. Okay. मोलर मास क्या होता है MgCO3 का? मैग्नीशियम हो गया 24, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 3, तो 48 और 12 हो गया 60, 60 और 24 हो गया 84। आंसर आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। आंसर आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। मैंने बोला कि टोटल 20 ग्राम सैंपल में मैं ऐसा मान रहा हूं कि x ग्राम जो है वो प्योर है, x ग्राम जो है वो प्योर है। अगर x ग्राम प्योर है तो बेटा जी आपके हिसाब से MgCO3 के प्योर मोल्स कितने आ जाएंगे? भाई प्योर मास अपॉन मोलर मास। देखो ध्यान से, प्योर मास अपॉन मोलर मास, ये आ जाएंगे।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा निकालना हो, उसके बीच में स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन बनाते हैं? रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसका डेटा दिया है 8 ग्राम और इसका प्योर वाला डेटा निकालना है, मतलब मैं इन दोनों में स्टोइकियोमेट्री बना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 मोल MgO से 1 मोल MgCO3, मतलब 1 मोल MgO कैसे बन रहा है? 1 मोल MgCO3 की हेल्प से बन रहा है। स्टोइकियोमेट्री यही तो कहती है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, वही चीज मैंने लिखी है। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, MgO के मोल्स क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यहां MgCO3 के कितने मोल्स हो जाएंगे? x अपॉन 84। क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी? हाँ, 1 मोल से 1 मोल तो 2 मोल से 2 मोल, तो इतने मोल पे उतने ही मोल बनेंगे। यानी कि मैं यहां पे ये कह दूं क्या, 8/40 इज इक्वल टू x/84। इससे ये कटेगा 5 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 84/5। 5 1 जा 5, 3 4, 5 6 जा 30, 4 0 5 8 जा, आंसर आ गया 16.8 ग्राम। आंसर क्या आ गया? 16.8 ग्राम। मतलब हम ये बोलें क्या कि हमारे पास पूरे 20 ग्राम में से जो प्योर MgCO3 है वो कितना है? 16.8 ग्राम। 20 ग्राम में से जो प्योर MgCO3 है वो कितना है? 16.8 ग्राम। समझ आ गया ना? मैं कह भी रहा था कि 100% प्योर सैंपल तो नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 100% का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास 16.8 ग्राम प्योर है तो बेटा जी परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी? प्योर मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। इससे ये कटेगा 5 टाइम, 16.8 इंटू 5, तो 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 4 34, 5 1 जा 5 और 3 8, तो 84% आ गई परसेंटेज प्योरिटी। मतलब जितना तुम्हें सैंपल दिया है उसका 84% क्या है? प्योर। जितना भी तुम्हें सैंपल दिया है उसका 84% ही केवल क्या है? प्योर। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? पक्का? देखो ध्यान से। तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा ढंग से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनना ध्यान से। सवाल ने आपको बोला कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक सैंपल है 20 ग्राम का, जिसको जब हीट करते हैं तो CO2 मिलता है और 8 ग्राम MgO मिलता है। 8 ग्राम MgO मिलता है। आपको बताना है कि ये जो सैंपल है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। ये जो सैंपल है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। कैसे पता करोगे? तो हमने बोला परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, तो बेटा जी दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, परसेंटेज प्योरिटी हमेशा रिएक्टेंट्स की निकाली जाती है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि परसेंटेज प्योरिटी हमेशा ही रिएक्टेंट्स की निकाली जाती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास यूज होता है वो प्योर मास होता है। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास यूज होता है वो हमेशा प्योर मास होता है। अगर बेटा वो प्योर मास होता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि 20 ग्राम में से कितना ग्राम प्योर है वो आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। जहां मैंने माना कि x ग्राम प्योर है, जहां मैंने माना x ग्राम प्योर है। अगर x ग्राम मेरे पास में प्योर है तो MgCO3 का मोलर मास है 84 ग्राम पर मोल, x ग्राम आपका प्योर है, तो बेटा जी प्योर वाले के मोल्स निकाल दें। 20 में से x ग्राम प्योर है, इम्प्योर क्या है वो मुझसे पूछा नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को प्योर का अमाउंट तो पता चले। तो मैंने कहा अगर मास प्योर यूज होता है तो प्योर के मोल्स भी आएंगे। तो बेटा जी मोल्स आ गए इतने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। MgO का डेटा दिया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास से उसके मोल्स आ गए। अब मुझे ये पता है जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करो। तो हम बोलेंगे MgCO3 का डेटा मुझे पता करना है, MgO का डेटा मुझे पूछा मतलब दिया गया है, तो मैं ये बोलूं 1 मोल MgCO बन रहा है 1 मोल MgCO3 से।
1 मोल MgO बन रहा है 1 मोल MgCO3 से, मतलब जितने उसके मोल उतने इसके मोल, क्योंकि 1 मोल पे 1 मोल 1:1 का रेशियो है। तो उसके कितने मोल्स हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से, उतने ही मोल्स किसके हो जाएंगे, इसके भी, जो कि है x/84। मैंने दोनों मोल्स को इक्वेट कर दिया। तो जब मैंने 8/40 को x/84 से इक्वेट किया तो आप देखो आंसर आएगा x का 16.8 ग्राम। आपको समझ आ गया कि आउट ऑफ 20 ग्राम इतना ग्राम आपका प्योर है, इतना ग्राम आपका प्योर है। अगर प्योर मास पता चल गया तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, प्योर मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, प्योर मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, कितना परसेंटेज आएगा 84%। कितना परसेंट आएगा 84%। अगर 84% आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सही है क्या, समझ आ गई क्या बात, पक्का ना, ठीक है जी। अगर यहां तक बातें समझ आती हैं तो ये परसेंटेज प्योरिटी पे बेस्ड चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। सवाल आपको कह रहा है ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन है तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो बैलेंस तो नहीं है ये, ऐसे तो नहीं, ठीक है इसको लिखो ऐसे नहीं, ये वाली रिएक्शन मत लो, तुम कोई और रिएक्शन ले लो। मैं एक अच्छा सवाल बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरा आइडिया वो है, मैं रिएक्शन सोच रहा हूँ। ये है बैलेंस, बैलेंस तुम अपना देखते रहना कैसे करोगे, ठीक है, बैलेंस बैलेंस तुम अपना देखते रहना कैसे करोगे। अगर तुम अपने हिसाब से बैलेंस वगैरह देखते रहोगे तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। सवाल आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ H3PO3 formed when 68.25 gram of PCl3 is reacted with excess of water, ऐसे लिखते हैं, which is 30% pure is reacted with excess of water. Calculate moles of H3PO3 formed when 68.25 gram of PCl3, which is 30% pure, is reacted with excess of water. Okay, ये क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा वीडियो पॉज करके, ध्यान से करिएगा वीडियो पॉज करके। सारी चीजें आपको देखनी है, क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, और बाकी बातें भी। हाँ जी, कैसे करोगे, कैसे करोगे। हाँ जी,
बताना बताना बताना। हाँ जी, करेंगे डिस्कस। आओ। तो बेटा जी, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन लिखना और उसको बैलेंस करना। समझने की कोशिश करें। यहां एक फास्फोरस, वहां एक फास्फोरस, बैलेंस। यहां 3 क्लोरीन है, वहां एक ही क्लोरीन है, तो यहां लगा दिया 3, क्लोरीन हो गया शॉर्ट। यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो नहीं 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो यहां लगा दिया 3। अब यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां भी 3 ऑक्सीजन है, बाकी सब तो बैलेंस हो ही गया है। सही है, ये रिएक्शन समझ आई। अगर ये रिएक्शन समझ आती है कि PCl3 प्लस 3H2O गिव्स H3PO3 प्लस 3HCl, ये रिएक्शन आ गई आपके पास, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स निकालो जब 68.25 ग्राम ऑफ PCl3 आपका, जो कि 30% प्योर है, वो एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो बेटा मैं ये बोलूंगा, ये प्योरिटी मोल्स में निकाल देना, अभी रहने दो। ये टोटल मास है, इसका 30% प्योर है, तो पहले इसके हिसाब से मोल्स निकाल दो। अगर इसके हिसाब से मोल्स निकालोगे तो तुम्हें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, और PCl3 का मोलर मास कितना होगा? फॉस्फोरस का हो गया 31, क्लोरीन हो गया 3 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 31 प्लस, ये, तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? 137.5 ग्राम, 137.5 ग्राम। ये क्या आ गया? मोलर मास। अगर ये आ गया मोलर मास, तो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये मोलर मास है, तो तुम्हारे पास PCl3 के मोल्स इस समय कितने हैं? इतने। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको अगर करोगे तो 1/2 मोल आ गए, इसको अगर करोगे तो 1/2 मोल आ गया। ये टोटल। अब इसमें से प्योर कितना है? 30%। अगर प्योर है 30%, तो हम बोलेंगे प्योर मोल्स क्या हो गए? ये प्योर मोल्स क्या हो गए? ये 0.15 मोल्स है ना। प्योर मोल क्या हो गए? 0.15 मोल। क्लियर है? डन। अगर प्योर मोल्स आ गए 0.15, तो अब ध्यान से देखिएगा, आपसे H3PO3 के मोल्स पूछे हैं, रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या 1 मोल पे इसका 1 मोल बनता है ना। आप ये बोल सकते हैं कि 1 मोल PCl3 से H3PO3 का कितना मोल बन सकता है? 1 मोल। अगर 1 मोल से 1 मोल बन सकता है, तो बेटा जी आपके पास PCl3 के कितने मोल्स हैं? 0.15। तो हम बोलेंगे 0.15 मोल से 0.15 मोल बन सकता है। अगर 0.15 मोल से 0.15 मोल बन सकता है, तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो पूछा था। तो परसेंटेज प्योरिटी को यूज करके सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने खुद बनाया ये सवाल, आप लोग ध्यान से देखिए अपने से बना कि नहीं बना। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस किया, जो डेटा दिया था उसको सॉल्व किया और वैल्यू रखी। बस ये बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो प्योरिटी आपको दी जाती है, जो प्योरिटी आपको दी जाती है, वो हमेशा मोल्स में यूज किया करो। मास में भी कर सकते हो, बट कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। मोल्स पे करो फटाफट, स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करो, थ्योरेटिकल मोल्स को रिलेट करो, ओवर। स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करो, थ्योरेटिकल मोल्स को रिलेट करो, ओवर। डन है? देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। इजी था, है ना साहब? अच्छा सवाल है जब बनता, जब ये HCl के बारे में कुछ डेटा पूछता, पर हाँ इसने H3PO3 पूछ लिया, वो तो 1:1 ही था, बट कोई बात नहीं, ठीक है साहब। चलो बढ़िया, आगे चले। आइए, तो बेटा मैंने आपको परसेंटेज यील्ड की फील दिला दी, मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी की फील भी दिला दी। अब समय आ गया है
उस टॉपिक पे चलने का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल तरीका सेम है, पर उसमें एक और नई चीज ऐड हो गई है, एक और नई चीज ऐड हो गई है। ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला पड़ाव, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है भाई लिमिटिंग रिएजेंट? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, बताइए तो बेटा जी, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी चीज, लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा मतलब है ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में लिमिटेड अमाउंट में हो, मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में लिमिटेड अमाउंट में हो, जो जल्दी खत्म हो जाए, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक के क्वेश्चंस कैसे हो रहे थे, मैं आपको इसकी जरूरत बताता हूं। मैंने ये रिएक्शन लिखी, मैंने ये रिएक्शन लिखी, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, मैं तुम्हें या तो इसके मोल देता था या इसके मोल देता था, किसी एक चीज का डेटा देता था। सपोज करो मैंने बोला ये 6 मोल है, तो तुम इससे मुझे बता देते थे ये कितना बनेगा, तुम मुझे ये बता देते थे ये कितना रिएक्ट हुआ होगा। और मैं हमेशा कहता था कि किसी एक रिएक्टेंट का डेटा दिया है, बाकी नहीं दिए उन्हें एक्सेस मान लो, उन्हें इग्नोर कर दो, काम ओवर। यही करते थे अभी तक, है ना। तुम कहते थे 3 मोल पे 2 मोल, 1 मोल पे 2/3 मोल, 6 मोल पे 2/3 इंटू 6 मोल मतलब 4 मोल। ऐसे तुम यहां कहते थे 3 मोल पे 1 मोल, 1 मोल पे 1/3 मोल, 6 मोल पे 6/3 मोल मतलब 2 मोल। हो जाता था काम हमारा। एक रिएक्टेंट दिया जाता था, बाकी एक्सेस में होते थे, हम दुनिया भर की स्टोइकियोमेट्री रिलेट करके आंसर बता देते थे। चलो दूसरा रिएक्टेंट छोड़ो, प्रोडक्ट तो बता ही देते थे। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कुछ ऐसा सवाल दिया हो अगर आपको कुछ ऐसा सवाल दिया हो कि आपके पास इसके हैं 3 मोल और इसके हैं 6 मोल, अब बताओ अमोनिया कितना बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था, किसी एक रिएक्टेंट का डेटा बेटा आपको दिया जाता था और उससे आप प्रोडक्ट्स बता देते थे। अब की बारी मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डेवलप किया है और ये लास्ट ट्विस्ट होगा, इसके बाद मैं कोई ट्विस्ट ऐड नहीं करूंगा। क्या है ये लास्ट ट्विस्ट, कि अगर मैंने रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा आपको दे दिया, तो आप प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे बताओगे। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे बताओगे। तो बेटा जी ऐसी स्थिति में अब यार ना तो नाइट्रोजन को इग्नोर कर सकते, ना हाइड्रोजन को इग्नोर कर सकते। बच्चे ये कहते हैं सर कोई बात नहीं, नाइट्रोजन से एक बार अमोनिया की स्टोइकियोमेट्री रिलेट कर लेते हैं, एक बार हाइड्रोजन से अमोनिया की स्टोइकियोमेट्री रिलेट कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो बेटा ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके अमोनिया बना रहे हैं, अलग अलग थोड़ी पूरा पूरा अमोनिया बना रहे हैं। समझ रहे हो ये बात। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा गिवन हो और प्रोडक्ट की बात करनी हो, तो तुम्हें यहां जरूरत पड़ती है लिमिटिंग रिएजेंट की। आपको यहां जरूरत पड़ती है लिमिटिंग रिएजेंट की, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट की नीड समझ आई। पहली बात कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना क्यों पड़ता है। ठीक है, सो हम लोग पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना क्यों पड़ता है। सो हम लिखेंगे यहां पे whenever in any chemical reaction, whenever in any chemical reaction amount or moles of more than one reactant are given, ठीक है, whenever in any chemical reaction amount or moles of more than one reactant are given, then in that case
देन इन दैट केस, जब भी अमाउंट और मोल्स एक से ज्यादा रिएक्टेंट की दिए जाए, देन इन दैट केस वी नीड टू फाइंड limiting reagent of reaction. Then in that case we need to find limiting reagent of reaction. Limiting reagent क्या होता है? LR. Limiting reagent क्या होता है? LR. आपको ऐसी स्थिति में LR निकालना चाहिए। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा अमाउंट वाइज, मास वाइज या मोल वाइज दिया जाए तो आपको उस रिएक्शन के लिए LR निकालना पड़ता है। ठीक है, और बेटा जो LR है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। LR ही आपका प्रोडक्ट डिसाइडर होगा। अगर आपको एक बार पता चल गया कि इस केमिकल रिएक्शन में LR कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, कौन बनाएगा। सही है, समझ आई बात। तो LR की नीड बताई पहले मैंने आपको कि जरूरत क्या है। अब हम ये बताते हैं LR निकाला कैसे जाता है या LR होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो हम बोलते हैं सबसे पहले LR इज द वन हु डिसाइड्स, LR इज द वन हु डिसाइड्स the amount of product formed in any reaction. LR is the one who decides the amount of product formed in any reaction. Okay, this is one thing. Second thing, okay, second thing क्या है LR के बाद में? हम बोलते हैं LR is the one, या LR is that reactant which gets consumed at the earliest, या which gets consumed first in any reaction. LR आपका वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, LR आपका वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, और क्योंकि ये सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है तो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और दूसरे रिएक्टेंट्स कितना बचेंगे। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा एंड हाउ मच विल द अदर रिएक्टेंट बी लेफ्ट, एंड हाउ मच will other reactant be left. ओके जी, ये समझ आया, ये समझ आ गया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी इश्यूज? ठीक है जी, चलो भाई, अगर सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है तो थर्ड पॉइंट, हाउ टू फाइंड LR। थर्ड पॉइंट क्या है? हाउ टू फाइंड LR। LR आप फाइंड कैसे करते हैं? तो LR कैसे फाइंड किया जाता है? हम बोलते हैं रेशो ले लो थियोरेटिकल मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का ऑफ एवरी रिएक्टेंट। टेक रेशो ऑफ थियोरेटिकल मोल एंड स्टोइक्योमेट्रिक मोल ऑफ एवरी रिएक्टेंट। ठीक है, नाउ the reactant for which this ratio comes out to be minimum, the reactant for which this ratio comes out to be minimum is known as limiting reagent। तो बेटा जी लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे चलता है? आप इस बात को ध्यान से सुने। आप क्या करते हैं
किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और उनका डेटा पता है तो आप हर किसी के लिए थियोरेटिकल मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल का रेशियो निकाल लो। जिसके लिए ये रेशियो सबसे मिनिमम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वही ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने बाकी रिएक्टेंट्स बचेंगे। सही है, ये आपके चेक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आओ ये चीजें अप्लाई करते हैं इधर। अब बेटा ध्यान से देखना, और ये जो कैलकुलेशन है ना इसको आगे कहीं यूज नहीं करोगे, ये सिर्फ एलआर फाइंड करने तक है। एलआर फाइंड हो गया, भूल जाओ इसको, फिर क्वेश्चन तो इन्हीं से चलेगा जो डेटा गिवन है, वो सिर्फ एलआर पता करने तक की कैलकुलेशन है। अगर ऐसा है तो आइए बात करते हैं। हमने कहा एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा पता है तो अमोनिया निकालने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि एलआर कौन है। एलआर कैसे पता करें? तो दोनों रिएक्टेंट्स के लिए थ्योरेटिकल मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल का रेशियो, थ्योरेटिकल मोल है 3, स्टोइकोमेट्रिक मोल है 1, तो रेशियो आ गया 3। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए थ्योरेटिकल मोल है 6, स्टोइकोमेट्रिक मोल है 3, आंसर आ गया 2। बेटा 3 और 2 में से कम कौन है? 2, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है? एलआर। ये हमारा क्या है? एलआर। अगर ये मेरा एलआर है इसका सिंपल मतलब है कि ये आपका क्या होने वाला है? 0। ये आपका क्या होने वाला है? ओवर। ये रिएक्शन में पहले क्या होने वाला है? कंज्यूम। अगर ये रिएक्शन में पहले कंज्यूम होने वाला है तो इसका क्या अर्थ है? अगर ये किसी रिएक्शन में पहले कंज्यूम होने वाला है तो इसका क्या अर्थ है कि यही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा और यही डिसाइड करेगा कि दूसरी चीज कितनी बचेगी। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, ये डिसाइड करेगा कि दूसरी चीज कितना बचेगी। तो अब एक वर्ड और सुन लो, एक बार आपको एलआर पता चल गया है ना, तो जो रिएक्टेंट एलआर के अलावा बचते हैं उन्हें कहा जाता है ईआर, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, ये बात भी लिख देते हैं। The reactants other than LR, the reactants other than LR are known as ER, that is excess reagent, that is excess reagent। ठीक है, एलआर के अलावा जो रिएक्टेंट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईआर, एक्सेस रिएजेंट। तो बेटा जी एलआर हो गया, ये ईआर हो गया। ईआर से कोई मतलब नहीं होता, बहुत कम बार ऐसा होता है कि सवाल लिख देता है ईआर पहचानो, तो आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ईआर है, हाइड्रोजन एलआर है। कैलकुलेशन में काम तो हाइड्रोजन ही आएगा, ये बात श्योर है कि हाइड्रोजन पहले 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम बोलेंगे यहां पे कि इस बात को समझिए कि 3 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल। जो हमारा तरीका है अभी तक का, अब वही तरीका चलेगा। 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बन जाएगा भाई? 2/3 मोल। तो 6 मोल से कितना बन जाएगा? 4 मोल। कितना बन जाएगा? 4 मोल। तो अमोनिया कितना बना? 4 मोल। कैसे पता चला? एलआर से। एक बार एलआर पता चल गया फिर तो सब आसान ही है, फिर तो बस मोल मोल एनालिसिस करना है और चीजें सॉल्व करनी है, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बेटा जी ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कोई आपको ये बोले कि सर हाइड्रोजन तो पूरा 0 हो गया, पर अब ये बात श्योर है कि नाइट्रोजन तो पूरा 0 नहीं होगा। ये बात 100% श्योर है कि नाइट्रोजन तो पूरा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एलआर नहीं है। एलआर है जो 0 होता है, तो नाइट्रोजन मतलब कुछ ना कुछ बचा होगा। कितना बचा होगा हमें क्या पता? कैलकुलेशन करके देख लो। देखो भाई स्टोइकोमेट्री रिलेट करके सवाल कह रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। देख रहे हो ध्यान से? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा जी 1 मोल हाइड्रोजन के साथ
हम तो यूनिटरी मेथड पे जिंदा हैं। 1 मोल हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है? 1/3। 1 मोल के साथ 1/3, कितना मोल है आपके पास फाइनली? 6 मोल। तो हम बोलेंगे 6 मोल हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन बन रहा है? 6/3 मोल। और अगर 6/3 मोल तो आंसर क्या आ गया? 2 मोल। यानी कि ये वो अमाउंट है जो रिएक्ट कर गया, है ना। 6 मोल हाइड्रोजन के साथ 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने होंगे? तो हम बोलेंगे लेफ्ट कितना है? लेफ्ट है 3 - 2, यानी कि 1 मोल। 3 - 2 यानी कि 1 मोल। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। पानी पी रहा हूं इतने में। ठीक है, ये कितना बचा उसके लिए पता कर लिया। इसके 6 मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट किया? 2 मोल रिएक्ट किया, मुझे स्टोइकियोमेट्री रिलेट करके पता चल रहा है। अगर 2 रिएक्ट कर गया, लेके 3 चले थे, 2 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 1 मोल बचा, आंसर आ गया। ठीक है साहब, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। क्लियर है? पक्का जी? ओके। तो अमोनिया के मोल बन गए, नाइट्रोजन के मोल बचे हुए आ गए, तुम्हारा काम आसानी से बन गया, तुम्हारा काम आसानी से हो गया, है ना। क्वेश्चन करेंगे एक, पूरा तरीका मैंने समझा दिया। कोई भी सवाल है, अब मैं तुम्हें एक बार समराइज कर दूं, कोई भी सवाल है, अगर उसमें बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, एलआर निकालो। एलआर कैसे निकालो? सबसे पहले अगर मासेस दिए हैं तो मोल्स निकाल दो, थियोरेटिकल। अब थियोरेटिकल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल का रेशियो ले लो। जैसे ही रेशियो ले लोगे, जिसके लिए रेशियो मिनिमम आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एलआर। उसको कर दो फाइनली 0, कि वो सबसे पहले खत्म होने वाला है। अगर वो सबसे पहले 0 होने वाला है तो वही डिसाइड करके बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और दूसरा रिएक्टेंट कितना बचेगा। अब प्रोडक्ट बनेगा कितना, रिएक्टेंट बचेगा कितना, वो तो हम जो इतने 1 करोड़ साल से करते आ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन, वो यहां कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा साहब। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस पहचानने तक है। एक बार पहचान, जान पहचान हो गई, एक बार मुलाकातें हो गई, तो फिर आगे की कहानी तो हम बनाने में एक्सपर्ट ही हैं। पर हाँ, वो मुलाकात तक की देरी है, वो एक बार बातचीत हो तो जाए। अरे सर कहाँ लेके चले गए आप? अच्छा खासा मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है, पढ़ाओ ना। ये आप ये लवेरिया काहे पढ़ा रहे हो हमको? तो नहीं बेटा, हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लवेरिया से दूर ही रहो तो बढ़िया है भाई, बहुत झंझट है ना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे थे, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सवाल करते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यस, आओ भाई। सवाल कह रहा है, डिटरमाइन मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड determine mass of ammonia formed when 2.8 kg N2 when 2.8 kg of N2 reacts with 1 kg H2। ठीक है, जल्दी बताओ, ध्यान से देखो सवाल, ट्राई करो तो, ट्राई करो तो। यस, बता सकते हो क्या? आपको मास बताना है इन ग्राम। ठीक है, और डेटा गिवन है केजी में। तो फिर से भाई भैया, चलो एक बार फिर से अजनबी बजाएं हम सब, बन जाएं हम सब। यस, हमने क्या बोला? एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम सब। क्या करना होगा हमें यहाँ पे? हम बोलेंगे रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, मोल्स निकालो,
LR निकालना पड़ेगा तो LR निकालो, नहीं निकालना पड़ेगा तो सीधे चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ भाई कैसे करोगे, बताओ भाई कैसे करोगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आओ डिस्कस करेंगे आप, आइए। हम बोलेंगे डिटरमाइन मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन 2.8 kg N2 रिएक्ट्स विद 1 kg H2। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। तो बेटा जी हम ये कह देंगे कि N2 प्लस 3H2 2NH3। इतनी बात तो सबको पता है, ये रिएक्शन तो 1 करोड़ बार देख ली। अब ध्यान से देखो 2.8 kg नाइट्रोजन, ये है 2.8 kg, ये है 1 kg। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिस बाय स्टोइक्योमेट्री कर देते हैं और LR निकाल के खुश हो जाते हैं। तो बेटा जी ये तो गलत हो गया ना, केजी से कैसे LR निकाल दोगे, तुम्हें मोल्स से LR निकालना पड़ता है, मास से नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भैया कि यहां पे बात को समझें, आपके पास 2.8 kg है तो हम बोलेंगे ये इतना ग्राम है, ऐसे ये इतना ग्राम है ना। तो हम यहां से बोलेंगे नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसी प्रकार यहां पे गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है। अच्छा ये डेसिमल हटा 10 आया तो वैल्यू आएगी, इससे कटेगा 10 से ये कटेगा 100 मोल, और इसी प्रकार यहां बात करोगे तो वैल्यू आएगी 500 मोल। ये 500 मोल आ गया, ये 100 मोल आ गया, मोल्स आ गए दोनों के। जैसे ही मोल्स आ गए हमें अमोनिया का मास बताना है, पर हमें उससे पहले मोल्स तो पता चले, क्योंकि हमको तो मोल मोल खेलना आता है। अगर हमको मोल मोल खेलना आता है तो बेटा जी ध्यान से देखो, पहले निकालो LR। LR कैसे पता करोगे, तो हमने बोला नाइट्रोजन के लिए थियोरेटिकल अपॉन स्टोइक्योमेट्री करते हैं तो 100/1 आता है, और हाइड्रोजन के लिए थियोरेटिकल अपॉन स्टोइक्योमेट्री करते हैं तो 500/3 आता है। तो बेटा जी किसके लिए वैल्यू कम है, ये वैल्यू कुछ भी कर लो, ये वैल्यू आएगी 166 पॉइंट समथिंग मोल, और ये वैल्यू आएगी 100 मोल। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू ये है, अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो ये LR है, मतलब नाइट्रोजन आपका LR है। नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, LR। नाइट्रोजन तुम्हारा क्या है, LR। मतलब फाइनली नाइट्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। फाइनली नाइट्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, नाइट्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। अगर नाइट्रोजन तुम्हारा 0 हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नाइट्रोजन ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। अगर नाइट्रोजन डिसाइड करेगा तो अब तो आसान है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इसका ये मतलब है कि 100 मोल नाइट्रोजन से 200 मोल अमोनिया बनेगा। 100 मोल नाइट्रोजन से 200 मोल अमोनिया बनेगा। अगर 200 मोल अमोनिया बनेगा तो भैया मुझे ये बताओ मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स आ गए 200, मोलर मास हो जाएगा 14 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का और 3 हाइड्रोजन है। तो हम बोलेंगे 200 इंटू 17, यानी कि आंसर आएगा 3400 ग्राम। आंसर आएगा 3400 ग्राम। देखिए ध्यान से,
इजी क्वेश्चन है ना। तो आपने एलआर निकाला, मोल्स निकाले, मास निकाला, सो सिंपल। और अगर ये तुम कर पाए तो बेटा इतना आसान सवाल आया था जेईई मेंस 2020 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2020 में। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया है, बिल्कुल आसान है जी। अगर यहां तक चीजें क्लियर है, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए। अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सवाल। सवाल कह रहा है एक रिएक्शन है 2p प्लस क्यू गिव्स आर। एक रिएक्शन है 2p प्लस क्यू गिव्स आर। सवाल कह रहा है इनिशियली 8 मोल p and 5 mole Q, 8 mole P and 5 mole Q are taken in a vessel of 2-liter capacity. A vessel of 2-liter capacity. Find moles of excess reagent left. Find moles of excess reagent left. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2p प्लस क्यू इससे बन रहा है r, 2p प्लस क्यू इससे बन रहा है r। शुरुआत में आपने इसके 8 मोल लिए हैं, इसके 5 मोल लिए हैं, है ना। P के 8 मोल, Q के 5 मोल लिए हैं। वॉल्यूम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको एक्सेस रिएजेंट के बचे हुए मोल्स बताने हैं। अभी तक तुम प्रोडक्ट बता रहे थे, इस बार सवाल ने एक्सेस रिएजेंट के बचे हुए मोल्स पूछे हैं। तो आपको एलआर तो निकालना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट में एक से ज्यादा का डेटा दिया है। तो पहले एलआर निकालो। एलआर होता है थियोरेटिकल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक। तो ए के लिए वैल्यू होती है 8/2 यानी कि 4, और क्यू के लिए वैल्यू होती है 5/1। तो बेटा ये मिनिमम है। अगर ये चीज मिनिमम है तो ए आपका एलआर है, मतलब पी आपका एलआर है। अगर P तुम्हारा LR है तो P खुद तो फाइनली 0 हो जाएगा, ये कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। तो बेटा जी स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करने का समय आ गया है। हम बोलेंगे 2 मोल P जो है 1 मोल Q बना रहा है। 2 मोल जो P के हैं वो 1 मोल Q बना रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, 1 मोल P के जो होंगे वो 1/2 मोल Q बनाएंगे, यानी कि 8 मोल जो पी के होंगे ये 1/2 इंटू 8 मोल क्यू बनाएंगे, यानी कि 4 मोल क्यू बनाएंगे। अगर 4 मोल क्यू के बनेंगे तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास है कितने, 5 मोल। तुम लेके चले थे 5 मोल, तुम्हारे रिएक्ट कितने कर गए, 4 मोल। तो बचे कितने, हम बोलेंगे बचे कितने, 5 - 4 यानी कि 1 मोल इज लेफ्ट। यानी कि एक्सेस रिएजेंट तुम्हारा क्यू है, एक्सेस रिएजेंट तुम्हारा क्यू है जिसके कितने मोल बचे हैं, 1 मोल। एक्सेस रिएजेंट तुम्हारा क्यू है जिसके कितने मोल्स बचे हैं, 1 मोल। समझ में आ रही है ये बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इजी है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कर लोगे क्या ये वाला सवाल? हाँ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बढ़िया सवाल मिला था यार मुझे, जो मुझे तुम्हें करवाना था।
यस, ये देखना दो, एक बढ़िया सवाल, आखिरी सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का, फिर एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे और आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है एक रिएक्शन है 2x प्लस 3y प्लस 4z गिव्स 5w। ठीक है, ये रिएक्शन है। इनिशियली if 1 mole of x, initially if 1 mole of x, 3 mole of y and 4 mole of z is taken, ठीक है, 4 mole of z is taken and 1.25 mole of w is formed. 1.25 mole of w is formed, then percentage yield of reaction is, then percentage yield of reaction is, options देखो, 50%, 60%, 70%, 40%। 4 ऑप्शंस आई हैव। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ जी, करना तो इस सवाल को ट्राई। कैसे करोगे भाई? वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। यस, वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करो। ये रिएक्शन आपको दी है, आई होप आप लोगों ने करा होगा। डिस्कस करते हैं। सवाल आपको कह रहा है 1 मोल है एक्स का, इसका है 1 मोल, इसका है 3 मोल, इसका है 4 मोल एंड फाइनली इसका बन रहा है 1.25 मोल। आपको बताना है परसेंटेज यील्ड क्या है। तो बेटा ये जो W के आपको दिए हुए मोल बनते हुए, ये है एक्चुअल मोल, क्योंकि थियोरेटिकल मोल तो तुम यहां से पता करके निकालोगे। अब एक्चुअल दिए, थियोरेटिकल निकाल लोगे, एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100 करते ही परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। राइट, ठीक है जी। अगर तुम्हारे पास सबके थियोरेटिकल मोल हैं तो LR निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा जैसे ही पता चल जाए तो प्रोडक्ट निकालने के लिए LR पता करना बहुत जरूरी है। तो हम बोलेंगे X के लिए रेशो हो जाएगा 1/2, Y के लिए रेशो हो जाएगा 3/3, Z के लिए रेशो हो जाएगा 4/4। तो बेटा ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 1, बट ये वैल्यू है 0.5, मतलब ये मेरा LR हो जाएगा, ये मेरा LR हो जाएगा। अगर ये मेरा LR हो जाएगा, यानी कि X ये डिसाइड करेगा कि मेरा W कितना बनेगा। X ये डिसाइड करेगा कि मेरा W कितना बनेगा। ये खुद तो पूरा 0 हो जाएगा और ये बताएगा W कितना बनेगा। तो देखना ध्यान से, 2 मोल X से 5 मोल W बन रहा है स्टोइक्योमेट्री वाइज। 2 मोल X से 5 मोल W बन रहा है स्टोइक्योमेट्री वाइज। तो हम बोलेंगे 1 मोल X से कितना W बन गया? 5/2 मोल W। 1 मोल X से कितना W बन जाएगा? 5/2 मोल W। अगर 5/2 मोल W बन जाएगा तो वैल्यू आएगी 2.5 मोल W। 2.5 मोल W बनेगा। ये है मेरे पास कैलकुलेशन वाइज, ये है मेरे पास कैलकुलेशन वाइज। तो बेटा जी ये है थियोरेटिकल मोल्स, वो है एक्चुअल मोल्स। परसेंटेज यील्ड निकाल देते हैं अब तो। $1.25
डिवाइडेड बाय 2.50 इंटू 100, इससे इसको काटते हैं 2 टाइम, इससे इसको काटते हैं 50, आंसर क्या आ जाएगा 50%। आंसर क्या आ जाएगा 50%। अगर आंसर आ जाएगा 50% तो ए हमारा आंसर हो गया, ए हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे को परसेंटेज यील्ड के साथ में मिला के सॉल्व किया। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे को परसेंटेज यील्ड के साथ मिला के सॉल्व किया। तो बेटा इसी के साथ स्टोइकियोमेट्री के सारे फंडे होते हैं समाप्त। आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश तो करी है, अब आई डोंट नो तुम्हें कितना समझ आया है, बट हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करोगे और अच्छा बनोगे। एक छोटा सा टॉपिक है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, बट वहां पे नहीं कर पाए, यहां कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बेटा जी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। आप क्या ऐड करते हो? पानी ऐड करते हो। आपके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में आपने पानी और ऐड कर दिया, उसको और डाइल्यूट बना दिया। सही है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में और पानी ऐड कर दिया, उसको और डाइल्यूट बना दिया। तो आप ध्यान से देखिए, आपका कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी इनिशियली मोलैरिटी है Mi और उसकी वॉल्यूम है Vi। अब आपने क्या किया, या फिर आप ये बोलो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के मोल्स हैं शुरुआत में 0.5 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 2 लीटर। अब आपने उसमें 1 लीटर पानी ऐड किया, आपने उसमें 1 लीटर पानी ऐड किया, तो होगा क्या बेटा जी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर क्योंकि पानी ऐड हुआ है। पर पानी इज अ सॉल्वेंट, उससे सॉल्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूट के मोल्स आगे भी क्या रहेंगे? 0.5 ही रहेंगे। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूशन करने से होता क्या है? सॉल्यूट के मोल रिमेन्स अनचेंज्ड। सॉल्यूट के मोल रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब आप अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के उसमें बोले तो मोलैरिटी मोल्स हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होते हैं। अगर मोल्स अनचेंज रहेंगे यानी कि m इंटू वी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप बोलेंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आप बोलेंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, इनिशियली जो मोलैरिटी है, फाइनली जो मोलैरिटी है, उसमें क्या चेंज आएगा वॉल्यूम की वजह से, वो आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है, वो चीज कांस्टेंट है। हमने ये बोला अगर आपसे कोई यहां पे V2 बोले तो V2 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम प्लस उसमें जितना आपने पानी ऐड किया वो। इनिशियल वॉल्यूम प्लस आपने उसमें जितना पानी ऐड किया वो। ठीक है जी, पक्का? m1v1 इक्वल टू m2v2। और ये चीज ध्यान रखना, अच्छा सवाल होता है, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा कुछ ऐसे। कैलकुलेट final molarity of solution if 0.3 molar 500 ml solution is diluted to 2 लीटर। आपको बताना है सॉल्यूशन की फाइनल मोलारिटी क्या होगी अगर ये इनिशियल सॉल्यूशन था जिसको फाइनली डाइल्यूट करके आपने वॉल्यूम क्या बना दिया? 2 लीटर्स। अगर इसका वॉल्यूम तुमने फाइनली 2 लीटर्स बना दिया तो सुनना ध्यान से, इनिशियल मोलारिटी है 0.3, इनिशियल वॉल्यूम है 500 ml। अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 लीटर बन जाएगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम है 2 लीटर। हमें फाइनल मोलैरिटी पता करनी है। अगर फाइनल मोलैरिटी पता करनी है तो बेटा डाइल्यूशन का मतलब होता है m1v1 इक्वल टू m2v2।
और अगर m1v1 इक्वल टू m2v2 है तो m2 की वैल्यू हो जाएगी m1v1 बाई v2। m1 है 0.3, v1 है 0.5 और v2 है 2, तो वैल्यू आएगी 1.5 बाई 2 मोलर, यानी कि m2 की वैल्यू आएगी 0.75 मोलर। 0.75 मोलर, सही है, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से डाइल्यूशन का केस कभी कभी आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। कोई कहीं इसमें पानी कितना ऐड किया, 0.5 लीटर से 2 लीटर चले गए, कितना पानी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 1.5 लीटर, वो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया, ये भी बात हो गई। तो बेटा इसी तरीके से सारी बातें करते करते हमारा मोल कॉन्सेप्ट फाइनली होता है समाप्त। बिल्कुल 1.5 घंटे पे हमारा मोल कॉन्सेप्ट होता है फाइनली समाप्त। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, आप लोग इसका पूरा मॉड्यूल लगा लो, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज लास्ट, एक्सरसाइज 2, ठीक है, पूरा मॉड्यूल सवाल से लगा लो आराम से। 1-2 दिन में देख के मैं सारे डाउट्स एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपके सारे कलेक्टिव कॉमन डाउट्स आंसर्ड होंगे, ठीक है, वो अलग से आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विद आपके वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच रहे हैं, संडे तक प्रोबेबली कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच, पहला चैप्टर हमने साथ में खत्म कर लिया है, पूरी जर्नी अभी पड़ी है 11th की, मचाएंगे बहुत सारा, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पेशेंस रखिए, चीजों को समझते जाइए, साथ दीजिए, सब क्लियर होगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।